नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम का वाराणसी में स्वागत किया। मोदी ने एक्स पर लिखा कि काशी का सांस्कृतिक महत्व और भारत मॉरिशस के गहरे सांस्कृतिक रिश्ते इस दौरे को और खास बनाते हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। भारत और मॉरिशस ने बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल तकनीक, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री रामचंद्र गुलाम का जो है स्वागत किया है। काशी में उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर उनका स्वागत किया और इसी के साथ साथ बीते दिन भी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जहां पर दोनों ही स्वागत किया है। और ऐसे में तस्वीरें भी देखिए जहां पर गर्मजोशी से स्वागत यहां पर किया गया है। और ऐसे में स्वास्थ्य, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने की कवायद जो है बीते दिन देखने को मिली, जहां पर ताज होटल में यहां पर द्विपक्षीय वार्ता हुई और दोनों ही देशों के रिश्ते किस तरीके से आने वाले समय में प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे और ज्यादा मजबूती इन्हें प्रदान करने के लिए जो है कवायद अब तेज होती हुई नजर आएगी। और दोनों नेताओं में अहम चर्चा हुई, कई सारे एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। और ऐसे में आज का दिन बेहद खास, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं और उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर किया है। और आज का दिन बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, तो वहां पर उनका भव्य तौर पर स्वागत किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम वाराणसी के श्री विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। रामगुलाम का यह दौरा उनके 9 से 16 सितंबर तक चलने वाले भारत के राज्य के दौरे का हिस्सा है। उनके मंदिर आगमन के पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री रामगुलाम के स्वागत में शामिल होंगे। और रेड कार्पेट स्वागत उनका यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर वाराणसी आगमन जो रहने वाला है मॉरिशस के पीएम का, वो बेहद ही खास रहेगा और इसको लेकर तैयारियां जो है भव्य और दिव्य होंगी। मंदिर आगमन से पहले सुरक्षा यहां पर कड़ी कर दी गई है, तमाम प्रोटोकॉल्स लागू कर दिए गए हैं। हर एक जगह पर सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात बरते जा रहे हैं। कोई भी ऐसी अव्यवस्था और अशांति की स्थिति न बनने पाए, इसको लेकर प्रशासन जो है पूरी तरह यहाँ पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर आगमन से पहले सुरक्षा यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। तो भारत दौरे पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और 16 तारीख तक वो भारत के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में मंदिर आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बैरिकेड्स लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। ऐसे में भारत की जो विविधता है, जो सांस्कृतिक महत्व भारत का है, उसकी झलक देखने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मॉरिशस के पहुंचे हैं। और बीते दिन भी जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता की, उसके बाद उन्होंने खुद इस बात को कबूला कि जिस तरीके से उनका स्वागत भारत में किया गया है, वाराणसी जब वो पहुंचे हैं और काशी में उनका आगमन जो है वो बेहद भव्य और दिव्य है। तो रामगुलाम काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं, दर्शन उनकी ओर से किए गए हैं और कुछ ही देर में रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे। और ऐसे में उनके आगमन को लेकर तैयारियां यहां पर पूर्ण रूप से कर दी गई हैं। प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह सख्त है, जगह जगह प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, मॉरिशस के पीएम वाराणसी पहुंचे हैं और ऐसे में विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ आज का पूरे दिन का प्रोटोकॉल रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से भी की गई हैं?
नवीन चंद्र रामगुलाम, उनके साथ जो 90 सदस्यीय डेलीगेट्स हैं, उसमें वहाँ के विदेश मंत्रालय के लोग हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। तो उनका जो वाराणसी आगमन था वो परसों देर शाम हुआ था और वो कल पूरे दिन लगातार जो द्विपक्षीय वार्ता होनी थी, जिसमें तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने पूरे समझौते का जो निचोड़ था, जो क्रक्स था, उन्होंने मीडिया के सामने रखा। उसके बाद उन्होंने शाम को गंगा आरती देखी और आज दौरे का तीसरा दिन है और तीसरे दिन वो बाकायदा पूरे डेलीगेट्स और परिवार के साथ उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन ही नहीं किया बल्कि पूरे जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम है, उस पूरे धाम कॉरिडोर के एक एक बिंदुओं को, एक एक बनावट को निहारा, बाकायदा अपने कैमरों में कैद भी किया। यहाँ तक कि वहां पर उन लोगों ने सेल्फी फोटो भी खिंचवाई दर्शन पूजन करने के बाद काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के अलग अलग हिस्सों में, और वहां से तमाम तस्वीरें कैद कर अपने मोबाइल में अपने देश ले जाने के लिए भी आतुर दिखे और फोटो भी लगातार खींचते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दर्शन पूजन करके जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री उनके साथ जो डेलीगेट्स है वो अब एयरपोर्ट की तरफ से निकल चुका है, जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बनारस में। वहां से अब से थोड़ी देर बाद वो सी ऑफ यहाँ से करेंगे। जो राज्यपाल, जो सूबे की राज्यपाल, यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वहाँ उनको वो सी ऑफ करेंगे और वहां से वो सीधे उनका जो बाई प्लेन वहां से महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएंगे अयोध्या में, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। और वहां पर भी बाकायदा भगवान जो अयोध्या में रामलला का जो भव्य मंदिर बना है, वहां पर भी वो दर्शन पूजन करने के बाद वो देहरादून की तरफ जाएंगे। हालांकि वाराणसी में उनका जो दौरा था वो काफी सफल रहा, व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त रही और जो द्विपक्षीय वार्ता रही उसके सार्थक प्रयास भी रहे। और दोनों प्रधानमंत्री से ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भारत और मॉरिशस दो देश है, लेकिन दोनों देशों के सपने एक हैं और तमाम मुद्दे जो चाहे वो स्पेस के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे एनर्जी के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों में तमाम जो समझौते थे उस पर वो दोनों पक्षों की सहमति बनी। भारत ने भी स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मॉरिशस को देने का भी ऐलान किया। प्लस कुछ नए जो समझौते थे, उस समझौते के तहत तमाम जो स्पेस के जो टेक्नोलॉजी हो या फिर नेविगेशन की जो टेक्नोलॉजी हो या फिर जो समुद्री जो सुरक्षा की बात हो, जो समुद्री कवच की बात हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो समुद्री इलाके में होता है, उस इकोनॉमिक जोन पर भी डिस्कशन हुआ। तो तमाम मुद्दों पर सहमति बनी। उन सहमति बनने के साथ दोनों देश पॉजिटिव दिखे और आश्वस्त, प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया कि भारत हर मुद्दे पर हर समय उसके मॉरिशस के साथ खड़ा है, क्योंकि भारतीयों की जो पहचान है वो मॉरिशस से है और मॉरिशस की जो पहचान है भारतीयों से है, क्योंकि 500 और बीते दिन की जो तस्वीरें भी सामने आई अभिषेक, हमने देखी किस तरीके से गले मिलते हुए गर्मजोशी से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ऐसे में आज वाराणसी जब वो पहुंचे हैं तो पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक साझा की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य पालन की शपथ ली। इस अवसर पर देश के उच्चतम अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही। उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का कार्यकाल संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत राज्यसभा की सभापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात की कुछ तस्वीरें हैं, किस प्रकार राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रहा। और ऐसे में सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति की शपथ ली है और सभापति के तौर पर पदभार उन्होंने संभाला है।
प्रकार से आपने देखा इलेक्शन पूरा रहा, तमाम सांसदों ने जो है अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ऐसे में एनडीए के पास साफ बहुमत थी और पहले ही पता था कि एनडीए का उम्मीदवार जो है जीतेगा। तो ऐसे में सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है और सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि इस बार एनडीए की तरफ से चेहरा जो है वो साउथ से लाया गया है। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। और ऐसे में राष्ट्रपति भवन में जो उपराष्ट्रपति की शपथ ली जा रही है, सीपी राधाकृष्णन बतौर राज्यसभा सभापति अब पदभार संभाल चुके हैं। ऐसे में किस प्रकार आप उनको क्षमता को देखते हैं, जो उनका पूरा राजनीतिक करियर रहा है एज अ सभापति, अब किस तरीके से कर्तव्य निष्ठा वो निभाते हुए नजर आएंगे? देखिए, वो उम्मीद तो करनी चाहिए कि वो बेहतर तरीके से वो जो भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी होती है राज्यसभा के सभापति की, तो उसका निर्वहन वो करेंगे। क्योंकि वैसे भी जो जब वो रहे हैं, चाहे सांसद रहे हों या गवर्नर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के, उसके पहले झारखंड के, तो वहाँ भी वो एक शालीनता के साथ जो है उनका व्यवहार था। उस तरह का उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया सरकार में, जिस तरह का हमने बाद के सालों में देखा है। तो उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि वो एक बेहतर तरीके से राज्यसभा को भी चलाएंगे और विपक्ष को भी जो है मौका देंगे, समय देंगे कि वो अपनी बात कह सके। क्योंकि हमने देखा पिछले समय में, धनखड़ साहब के समय में काफी टोका टाकी होती थी चेयर के द्वारा। तो ये उम्मीद की जाती है। और उपराष्ट्रपति का पद काफी गरिमामय पद है और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जितने भी संवैधानिक पद हैं, उनकी गरिमा जो है थोड़ी बहुत जो है वो उसमें आप कह सकते हैं कि कुछ कम हुई है वो गरिमा जो है। तो जो लोग बैठे किया जाए, हमने देखा है जगदीप धनखड़ का जो पूरा कार्यकाल रहा है वो काफी ज्यादा प्रखर रहे हैं अपनी बातों को लेकर, हमेशा से साफ सीधे, चाहे विपक्ष को लताड़ने की बात हो, हमेशा से वो अपनी बातों को लेकर काफी ज्यादा प्रखर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कंपैरिजन आप करेंगे, सीपी राधाकृष्णन का व्यवहार किस तरीके से रहा है, क्या वो भी इसी तरीके से प्रखर रूप से चीजें रख पाएंगे या उनका थोड़ा कोमलता में चला जाता है व्यवहार? देखिए, अभी तो वो इस तरह के पद में थे नहीं जहाँ पे उनको हाउस को शांत करवाना हो या मेंबर्स को शांत करवाना हो या इंटरवीन करना हो। अभी तक वो गवर्नर रहे हैं और या सांसद रहे हैं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है, जो वो काफी जो है वो शांत स्वभाव के वो माने जाते हैं। जिस तरह से धनखड़ साहब जो है कि लगातार असर्टिव रहते थे, अपनी बात कहते थे और लंबी लंबी बात कहा करते थे और लगातार हस्तक्षेप करते थे जब विपक्ष के सदस्य अपनी बात रखने की कोशिश करते थे। उस तरीके का उनका मुझे लगता है पर्सनैलिटी नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी ये है कि शांत स्वभाव वाले हैं और एक अच्छी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन एक ये नई भूमिका होगी उनकी जब वो सभापति के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। और पहली बार वो इतना बड़ा पद संभाल रहे हैं। हमने जितना मुझे याद है कि एक बार इनके राजनीतिक करियर में ऐसा भी किस्सा रहा है कि मंत्री बनते बनते रह गए थे, राधाकृष्णन के नाम से थोड़ा क्लैश हुआ तो किसी और को मंत्री बना दिया गया था। कुछ ऐसा भी हुआ है इनके राजनीतिक करियर में पीयूष जी? जी हाँ, वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय की बात है। उनके कैबिनेट में इनका नाम रखा गया था मंत्री पद का शपथ लेने के, लेकिन दो इन्हीं के नाम राशि के जो थे, राधाकृष्णन एक और थे, वो गलती से जो है उनको आमंत्रण दे दिया गया और उनको शपथ लेनी पड़ी। तो बल्कि वाजपेयी साहब सरप्राइज भी हुए थे कि ये किसको आपने बुला लिया, लेकिन अब बुला लिया था तो शपथ हो गई थी, तो कुछ किया नहीं जा सकता था। तो इनके भाग्य कह लीजिए या जिनको जो मौका मिलना था जो मंत्री पद का, वो रह गया। लेकिन अभी इनको एक ज्यादा बड़ा पद मिला है इस समय और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बेहतर तरीके से वो सभापति पद के जो कुछ जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करेंगे। हालांकि उनका जहां तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति इसीलिए लाया गया है ताकि सरकार को, कि लगता था कि धनखड़ साहब अपने बाद के दिनों में जिस तरह से जो है वो अपने को असर्ट कर रहे थे और अब राष्ट्रपति जो सभापति पद के जो अधिकार हैं
उनको वो एक्सरसाइज करना चाह रहे थे, जिसको लेके जो है कि सत्ता पक्ष खुश नहीं था और वही उनके जाने का सबब बना। और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक दिखा रहे हैं किस प्रकार शपथ उनकी ओर से ली गई, कर्तव्य निष्ठा की शपथ। और ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा किस प्रकार अब जो है राज्यसभा की कार्रवाई चलती हुई नजर आती है। जगदीप धनखड़ के का कार्यकाल हमने देखा, वैसे में सीपी राधाकृष्णन किस तरीके से डिफर तरीके से चीजें पेश करते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़े हमारे साथ और इस चर्चा में आपने हमारे साथ हिस्सा लिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव से टेलीफोन पर बातचीत की। जयशंकर ने एक्स पर जानकारी दी कि बातचीत के दौरान पोलैंड की सुरक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की गई है। भारत की ओर से जयशंकर ने दोहराया कि नई दिल्ली का रुख साफ है, शत्रुता जल्द समाप्त हो, यूक्रेन संकट का स्थायी समाधान निकले। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति और कूटनीति का पक्षधार रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता कायम करने के प्रयासों में सहयोग देता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने एक संयुक्त अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में 1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालाकृष्ण उर्फ मनोज समेत 10 कुख्यात नक्सली मारे गए हैं। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ऑपरेशन की सराहना की है। तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली यहां पर ढेर किया गया है। नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और कोबरा कमांडो ने यहां पर कार्रवाई की है और 1 करोड़ का इनामी नक्सली इसमें ढेर कर दिया गया है। कुल 10 नक्सली यहां मारे गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बताया गया है कि सुरक्षा बलों ने किस प्रकार यहां पर 10 नक्सलियों को ढेर करा है और ऐसे में लगातार सुरक्षा बलों का एक्शन जो है जारी, आने वाले समय में ये और ज्यादा कड़ा होता हुआ नजर आएगा। जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ अमर। लगातार नक्सलवाद के खिलाफ सरकार और इसी के साथ जो केंद्र का साथ है वो देखने को मिल रहा है और धरातल पर किस प्रकार एक्शन लिए जा रहे हैं उसकी बानगी भी हम देख रहे हैं। ऐसे में 10 नक्सलियों को ढेर किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई, किस प्रकार इसको अंजाम दिया गया और ऐसे में आने वाले समय के लिए क्या कुछ रणनीति कोबरा कमांडोज की? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला जो है नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभी तक 10 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। रायपुर रेंज के जो आईजी हैं अमरेश मिश्रा जी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें काफी देर तक रुक रुक के गोलाबारी भी होती रही। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने भी जो है 2026 से पहले नक्सलवाद की खात्मा की जिस प्रकार से बात की है वो आगे बढ़ते दिख रही है, क्योंकि नक्सलियों के खिलाफ लगातार जो है ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भी कहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बल हैं वो आज एक बड़ी जो उपलब्धि हासिल की है। और छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की जो कोबरा कमांडो है, छत्तीसगढ़ में पुलिस और डीआरजी ने जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 1 करोड़ के इनामी जो नक्सली हैं उसको ढेर किया गया है, जिनका नाम मनोज बताया जा रहा है। ये 10 कुख्यात नक्सलियों को जो जिस प्रकार से मारा गया है उसमें से 1 नक्सली ऐसे हैं कि जो कमांडर थे और 1 करोड़ का जो है इनाम भी घोषित है। इस पर मैं आपको बता दूं कि इस एनकाउंटर में 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली जो है मनोज उर्फ मोडे रामकृष्ण के नाम से इसको जाना जाता था, उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था और इसे सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि एक लीडर की जो है खात्मा होती है तो कुल मिलाकर उनके जो जितने जो गुट होते हैं, जितने संगठन होते हैं उस पर काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन को लॉन्च करने से लेके षड्यंत्र करने तक, आईडी प्लांट करने तक की इनकी जो है साजिश रहती है। तो मुख्य रूप से जो है ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नक्सली का जो शीर्ष नेता है उस पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे और इसमें हत्या, लूट, पुलिस पर हमला की भी जो मामला है वो शामिल था। बालकृष्ण की मौत जो नक्सलियों के लिए एक बड़ी झटका है, क्योंकि ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के जो पुलिस है, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन है, इनकी टीम शामिल थी और सभी ने संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया है।
और आने वाले समय में भी ये और ज्यादा रुख जो है वो कड़ा होता हुआ नजर आए, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार राज्य सरकार को पूरा सहयोग है कि छत्तीसगढ़ को जो है नक्सलवाद से मुक्त कराना है, और ऐसे में लगातार एक्शन इसको लेकर लिए जा रहे हैं। इसकी बानगी हमने आज भी देखी। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में भाजपा नेताओं से मुलाकात की। बैठक चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों पर केंद्रित रही। भाजपा नेताओं ने स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़े सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। रेखा गुप्ता ने नेताओं की बात ध्यान से सुनी और संबंधित विभागों को जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश भी दिए। आगे बढ़े, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सीएम पटेल ने थराद के नगला खानपुर गांव का दौरा किया, जहां हाल ही में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए थे। उन्होंने गांव में पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और स्थिति का आकलन किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही गाँव में बुनियादी सुविधाओं को जल्द बहाल करने की बात कही। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर में फिर बैठक हुई है। आर्मी चीफ और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। कानूनी विशेषज्ञ भी बैठक में शामिल होंगे, बताया गया है। सुशीला कार्की की मौजूदगी यहां पर तय हुई है। बैठक में अंतरिम प्रधानमंत्री तय होगा और ये बैठक इस मद्देनजर काफी अहम है। कानूनी विशेषज्ञ इसमें मौजूद हैं। सुशीला कुर्की की मौजूदगी भी तय है। बैठक में अंतरिम प्रधानमंत्री का नाम जो है वो तय होगा। लखनऊ के काकोरी इलाके में टिकैतगंज पुल के पास रोडवेज बस 45 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा गोला कुआ के पास हुआ। एडीजी अमरेंद्र के सेंगर ने हादसे की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा शोक जताया है। तो राजधानी लखनऊ में भीषण हादसा हुआ है। गहरी खाई में एक वाहन जो है जा गिरा। लखनऊ में भीषण हादसे को लेकर जो है इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, बताया जा रहा है। और हादसे की भयावहता आप तस्वीरों से देख सकते हैं, किस प्रकार वाहन जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। लखनऊ में यह हादसा हुआ है। ऐसे में किन कारणों के चलते हादसा हुआ है, इनका पता अब लगाया जाएगा। इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। गहरी खाई में एक बस जा गिरी है। ऐसे में कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। भीषण सड़क हादसा राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। हालांकि क्या कुछ इसके पीछे कारण रहे हैं जिनकी वजह से हादसा हुआ है, इनका पता प्रशासन की ओर से लगाया जाएगा। इसको लेकर जो है जांच की जाएगी। गहरी खाई में ये बस जा गिरी और ऐसे में बस को निकालने का काम जो है क्रेन के जरिए यहाँ पर किया गया। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग जो कि इस बस में सवार थे वो इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी इस हादसे को लेकर दुख जताया गया है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो है घायलों को इलाज मुहैया कराया जाए। और इस बीच हमारे संवाददाता अमन जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस वजह से हादसा हुआ है? फिलहाल जांच में क्या कुछ सामने आया, कितने लोग इसमें घायल हैं, ये भी बताइए। देखिए, जिस तरीके से ये लगभग कल देर शाम 6:45 बजे की घटना है, जो कि हरदोई से जो लखनऊ कैसरबाग बस डिपो है वहां पर एक बस जा रही थी, जिसका वाहन संख्या यूपी 78 LN 1340 जो बताई जा रही है, वो लगभग रोड साइड एक वाहन खड़ा हुआ था, कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ था। वो कंटेनर वो वहां पर जो कंटेनर था उससे रोड की जो मपाई होती है, रोड बनाई जा रही थी। रोड के दौरान वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। ड्राइवर की वहां पर कमी
माफ करिए, जो ड्राइवर की जो समस्या है वो उसने बताया है कि वो उसको कंटेनर दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से जो कंटेनर में जो बस है उसको बचाने के लिए वो जब लेफ्ट साइड में गाड़ी गई तो पूरी बस अनियंत्रित हो गई, और अनियंत्रित होने के बाद जो 45 फीट जो गहरा गड्ढा था उसमें जाके गिरी। लगभग अगर जो घटनास्थल की बात की जाए तो घटनास्थल पर डीएम और समेत लखनऊ पुलिस कमिश्नर है और पुलिस कमिश्नर, और जिनकी बात की जाए और लखनऊ मंडल आयुक्त समेत भी तमाम अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना की जो घटना है उसकी जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं कि क्या घटना थी, किस तरीके से इतना बड़ा घटना हो गया। अगर जिस तरीके से बात की जाए 5 लोगों की जो मौत है वो डिक्लेयर हो गई है, और लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो इसमें घायल बता जा रहे हैं, जिसमें काकोरी सीएससी की बात की जाए। तो कुल मिलाकर ये हादसा जो है वो बेहद भीषण रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी दुख जताया गया है और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।